यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू 30 मई 2024 के दिन बांग्लादेश पहुंचते हैं। इसके ठीक एक महीने बाद बांग्लादेश में दंगे भड़कते हैं। कुछ महीने तक भयानक हिंसा होती है और फिर न्यूज आती है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रिजाइन करके बांग्लादेश छोड़कर कहीं चली गई है और वहां पर पूरा कंट्रोल सेना ने ले लिया है। CIA यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी ऐसे काम करती है। ऐसा कोई देश नहीं बचा है जहां अमेरिका ने अपनी ताकत जमाने के लिए जोर ना लगाया हो। ईरान, वहां के पीएम मोसाद्देक को हटा दिया गया था। ग्वाटेमाला, प्रेसिडेंट आर्बेज का तख्ता पलट। कॉन्गो, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, साउथ वियतनाम, चिले, अर्जेंटीना, निकारागुआ, पनामा, इराक में तो कुर्दिश रेबल्स के सहारे 2003 में इन्वेड किया था। ऐसे ही अफगानिस्तान में तालिबान को हटाना, वेनेजुएला, हैती, यूक्रेन में शासन परिवर्तन के लिए विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करना और सीरिया, उसकी कहानी हम सब जानते हैं। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन की वॉर में भी यूक्रेन को भड़काने में अमेरिका पूरी तरह से खड़ा है और उसके बाद रशिया से लड़ रहा है। पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए अमेरिका की पूरी मदद रहती है। तो क्या अमेरिका ने भारत के खिलाफ कभी कुछ ऐसे हथियार नहीं आजमाए होंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर ये कास्ट सेंसस करवाने वाली डिबेट कहां से आ जाती है? अमेरिका ने इन जनरल इलेक्शन से पहले पूरा जोर लगाया कि भारत में कम से कम सिविल राइट्स की कंडीशन पैदा हो जाए। इन दंगों का बेनिफिट किन लोगों को मिलना चाहिए वो बताने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि किसान आंदोलन क्या था। मियां खलीफा और रेहाना को वरना क्या पड़ी थी कि वो भारत के किसानों के समर्थन में ट्वीट करती। उससे पहले शाहीन बाग में सीए के विरोध के नाम पे दंगे भड़काए गए, जिससे दिल्ली दंगे हुए थे। खालिस्तानियों को यहाँ पर प्लांट करने के लिए अमेरिका पूरी मदद कर रहा है, लेकिन क्या अमेरिका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है? अमेरिका असल में काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहा है अपने इन तरीकों से। अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी सरकार आराम से 300 पार कर चुकी होती। सरकार के पास बहुमत तो नहीं है, तो क्या हो रहा है? कभी जुडिशरी की मदद से तो कभी ऑपोजिशन की मदद से यहाँ पर लगातार सरकार को किसी ना किसी पचड़े में फंसाया जा रहा है। कभी रिजर्वेशन की डिबेट तो कभी कास्ट सेंसस की डिबेट इसलिए आती है। बांग्लादेश में भी जो दंगे भड़के थे वहां पर भी रिजर्वेशन की डिबेट के नाम पर ये दंगे भड़काए गए। भारत के पड़ोसी देशों को ही देख लीजिए, सब जगह पे पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और अब बांग्लादेश। सरकार में तो पूरी तरह से अमेरिका की दखल हो नहीं पाई है, तो अब भारत को दूसरे तरीकों से परेशान करने की पूरी तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश में जो एक चीज हुई है वो उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, वो है रिजर्वेशन एंड रोल ऑफ कोर्ट। आरक्षण पर शेख हसीना के फैसले को बांग्लादेश की कोर्ट ने ही इलीगल यानी कि अवैध डिक्लेयर किया और कहा कि पहले जैसा कोटा सिस्टम लागू होना चाहिए। फिर शुरू हुआ दंगों और हिंसों का सिलसिला, और वो भी यूनिवर्सिटी से। अमेरिका द्वारा डेमोक्रेसी को हाईजैक करने या फिर रिवॉल्यूशन के इन तरीकों को देखिए। कहीं स्टूडेंट्स, कहीं महिलाओं के बहाने जैसे ईरान में हो रहा है, कहीं अदालतों के जरिए, कहीं यूथ के कंधे पर बंदूक रख के, तो कहीं किसानों को आगे करके, यानी जिनको भड़काकर हिंसा भड़काई जा सकती है। और आम जनता को तो ये सब समझ आता ही नहीं है। कुछ महीने पहले ही जॉर्जिया में एक फॉरेन एजेंट बिल के नाम पर दंगे भड़क गए थे। फिर इजराइल में नेतन्याहू वहां की अदालत के पंख काटने वाला एक बिल लेकर आए थे। इस बिल से वहां की सुप्रीम कोर्ट से सरकारी फैसलों में अपनी नाक घुसाने की पावर कम की जा रही थी। सरकार कहती रही कि वहां पर सरकार और संस्थाओं के बीच बैलेंस बनाने के लिए हो रहा है, लेकिन उनके विरोधियों ने इस इजरायली डेमोक्रेसी और जुडिशरी की फ्रीडम पर हमला बता दिया और आखिर में इजराइल की सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। इलेक्शन के बीच में अमेरिका किस तरह से माहौल बनाता है वो तो आपने नोटिस किया ही होगा। कभी कहेगा कि उस देश में इलेक्शन में गड़बड़ी होती है, जैसे बांग्लादेश में भी किया। इंडिया के इलेक्शन के बीच में कहते हैं कि वो तो खालिस्तानियों को मारते हैं, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं ये बताने के लिए कि अमेरिका नजर रख रहा है। इस सब के बीच ओपोजिशन लीडर से लगातार अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट टच में रहता है। जैसे आपने इंडिया के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी के विदेशी टूर पर भी देखा होगा कि इंडिया और डेमोक्रेसी को लेकर लेक्चर भी चल रहा था। अब आप डेमोक्रेसी को हाईजैक करने के लिए अरब स्प्रिंग का एग्जाम्पल देखिए। 2010 का डिकेड शुरू ही हो रहा था जब अरब कंट्रीज में दंगे और सरकार के विरोध में प्रो की सीरीज शुरू होने लगी थी। कहीं ये हिंसक प्रो थे तो कहीं नॉन वायलेंस थे। आप ट्यूनीशिया का उदाहरण देखिए। एक स्ट्रीट वेंडर को पूरे देश का सरकार के विरोध में चेहरा बना दिया था और नतीजा ये हुआ था कि जनवरी 2011 में वहां की राष्ट्रपति का तख्ता पलट हो गया था। ट्यूनीशिया के बाद लगभग सभी अरब कंट्रीज में यही माहौल बना और इसी तरह से विरोध और विद्रोह भड़के, जैसे इजिप्ट, लीबिया, यमन, सीरिया और बहरीन।
इजिप्ट में होस्नी मुबारक का डाउनफॉल तो आपको याद ही होगा, और फिर सीरिया को कैसे भूला जा सकता है। इस जियोग्राफिकल एरिया की पूरी पॉलिटिक्स बदल गई थी, और वो दौर था सिविल राइट्स और प्रोटेस्ट का। अमेरिका की एक और खासियत है, दोनों ही साइड से लोगों को भड़काए रखता है। जो उनका इंटेलेक्चुअल क्लास है वो लिबरल्स की साइड से खड़ा होकर सरकार को कोसता है। इसके लिए कभी ह्यूमन राइट्स का नाम लग जाता है, कभी कहेगा कि आजादी नहीं है देश में, कभी पत्रकार कहेंगे कि बोलने ही नहीं दिया जाता है, और जो फार राइट होता है वो उसके थ्रू सरकार पर प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे कुछ लोगों से ये बुलवाना कि सरकार तो फासिस्ट है, और कुछ लोगों से ये बुलवाना कि सरकार तो पूरी तरह से फासिस्ट हो ही नहीं रही है, जैसे रशिया में किया गया था। रशिया में अलेक्सी नवलनी को वहां के प्रेसिडेंट पुतिन के विरोध में खड़ा किया गया, जिसने रशिया में कई कैंपेन चलाए और पुतिन की सरकार पर करप्शन के आरोप लगाए। उसका एक ही मकसद था, रशिया को अस्थिर करना, और इसके लिए रशिया की सरकार ने उनके आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, जिसके बाद नवलनी के सपोर्टर्स विदेश भाग गए और अलेक्सी नवलनी की जेल में अचानक से मौत की न्यूज सामने आई थी। यहाँ तक कि खुद अमेरिका में भी ऐसे कारनामे सरकार के खिलाफ करवाए जाते हैं। वहां पर ब्लैक्स के नाम पर ये खेल खेला जाता है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि वो सरकार बनने के बाद सबसे पहले डीप स्टेट को खत्म कर देंगे। ये डीप स्टेट क्या है? ये वो डीप स्टेट है जो जॉर्ज फ्लॉयड जैसों के बहाने शहरों में दंगे भड़काता है और सरकार को अनस्टेबल करता है। पिछले महीने तो डोनाल्ड ट्रंप पर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी किया था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा है, उसी की हत्या की साजिश हो रही थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी गोलियों से मरवा दिया गया था। शिंजो और ट्रंप तो अच्छे दोस्त थे। यानी कुल मिलाकर अमेरिका या उसकी खुफिया एजेंसी को तब तक चैन नहीं आता है जब तक वो दुनिया का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ना ले ले। ये पूरे ग्लोब में ईस्ट वर्सेस वेस्ट वाली कंट्रीज की लड़ाई भी आप ऐसे ही देखते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में रोज ट्राई किया जाता है। ये और बात है कि CIA को अपने मिशन में इतनी आसानी से सफलता नहीं मिल रही है।